सवाल का जवाब बताने की कोशिश कीजिए। कह रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बैंकिंग के क्षेत्र में दिया जाता है या समाज सेवा के क्षेत्र में या साथियों लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है? आपको ध्यान रखना है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे जो अंधेर नगरी नाटक है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला देखिए करके प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? जिसके शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक रसायन चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साथियों दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये साथियों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, ये फिल्म के क्षेत्र में ही दिया जाता है। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों, बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। क्या अमेरिका का बेस मजबूत है तो राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बेसबॉल होगा। ऐसे ट्रिक से भी आप लोगों को याद रख सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है इसका नया नाम क्या हो गया? औरंगाबाद अब नाम बदल चुका है। इसका नाम अब पता क्या हो गया? औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? यानी कि राष्ट्रीय नदी भारत की कौन सी है? तो गंगा नदी है। लेकिन ये घोषित कब किया गया? तो साथियों 2008 में ये घोषणा की गई कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगर साथियों लगभग हम इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, क्या डबल 25 किलोमीटर है, ऐसे समझ लेंगे। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, करके निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? कौन सा वो संगठन है साथियों? मैं कहूंगा यूनेस्को वो संगठन है जो दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए साथियों काम कर रहा है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? तो किन की बात चल रही है साथियों? लाल बहादुर शास्त्री की बात चल रही है। बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री को ही मैन ऑफ पीस यानी कि शांति पुरुष कहा जाता है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये तो चाचा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। और लाल बहादुर शास्त्री साथियों शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो जो नेपाल का राष्ट्रीय गान है साथियों इसके रचयिता आपसे कुल मिला के पूछे जा रहे हैं, मुझे बताइए। देखिए अच्छा, नेपाल का राष्ट्रीय गान है क्या? तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सयाओ थुंगा, क्या साथियों? सयाओ थुंगा फुल्का, ठीक है। ये नेपाल का राष्ट्रीय गान है, ठीक। इसको कब स्वीकार किया गया? 2007 में इसको स्वीकार किया गया। और एक तरीके से इसके रचयिता कौन है? तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, प्रदीप कुमार राय है। प्रदीप कुमार राय कहां पर लिखा हुआ है? पी और के, ठीक है। प्रदीप कुमार राय, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, किसका कथन है? मुझे बताइए। आपकी परीक्षा में साथियों एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भाई एक कथन दे दिया जाता है, एक लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किसने बात कही थी, ये किसका कथन है? तो ये कथन साथियों मिशेल ओबामा का है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो मणिपुर की आयरन लेडी कही जाती हैं, किनको कहा जाता है? मैरी कॉम को, बिन लक्ष्मी नेप्राम को, नलिनी बालदेवी को, इरोम शर्मिला को। तो इनका आंसर जो होगा वो इरोम शर्मिला हो जाएगा, क्योंकि इरोम शर्मिला को ही मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो 1090 की अगर बात करें साथियों, वुमेन पावर लाइन कहा जाता है। क्या वुमेन पावर लाइन कहा जाता है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और ये पता कहां पर है साथियों? ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य यूपी में है। कहने के सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मुझे बताइए। तो अगर सबसे प्राचीन पुराण की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य पुराण जो होगा वो साथियों सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। अच्छा, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पुराणों में ऐसा कौन सा पुराण है जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक भी है और प्राचीन भी है, तो प्राचीन कह लो या प्रामाणिक कह लो, मत्स्य पुराण ही साथियों आपको बताना है। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो हरिशेन की यहां पर बात आई है, मैं कहूंगा ये तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिशेन जो थे ना साथियों ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी लिखा होना चाहिए। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे? मुझे बताइए। देखिए एक युद्ध हुआ था 1191 में, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक है ना। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखेंगे। तो कुल मिला के पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी, जो हुए थे ना साथियों 1191 में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, यानी कि किन की बात चल रही है? मैं कहूंगा औरंगजेब की बात चल रही है। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इनका नाम मियां तानसेन था और ये मियां तानसेन ही अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। राइट आंसर आपका साथियों जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर
1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी या कलकत्ता में मुलाकात की थी, लाहौर या दिल्ली में मुलाकात की थी? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है कि 1916 का जो लखनऊ समझौता था यह महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, अंग्रेजों के साथ तो नहीं किया था, होम रूल लीग के साथ अलगाव भी नहीं और पूर्ण स्वराज की मांग भी नहीं, मैं कहूंगा मुस्लिम लीग के साथ गठन किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस कौन से वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो ये साथियों 1938 में बने थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, ये 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सबसे पहले किस मुसलमान व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी, बताइए? तो जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ऐसे पहले कौन मुस्लिम व्यक्ति थे? तो साथियों बदरुद्दीन तैयब जी थे। और आपको ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना। चलिए, और इन्होंने कब साथियों अध्यक्षता की थी? 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ की अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल कह रहे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, मुझे बताइए? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो साथियों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है। कौन है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, बताइए? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर कब हो जाते हैं? 65 वर्ष की आयु में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये 62 वर्ष की आयु में ही साथियों रिटायर हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 28 जनवरी 1950 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जो संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना जो हुई थी ना, संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में कब की गई थी? तो वो 1935 में ही हो गई थी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, बताइए? अगर कोई राज्यपाल है किसी राज्य का, उनकी नियुक्ति करना है तो ये काम भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं साथियों? भारत के राष्ट्रपति ही ये काम करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, और राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो वो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो मैं कहूंगा ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो संविधान का अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 जो है ना, ये किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, या राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है? तो साथियों इसमें चुनाव से संबंधित बातें हैं। जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 329 तक चुनाव से संबंधित है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और एक अनुच्छेद जो इसमें से साथियों 326 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? जो वयस्क होता है ना साथियों, उसके मत अधिकार की बात की गई है। उसके मत अधिकार की बात अनुच्छेद 326 में की गई है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में क्या साथियों सम्मिलित नहीं है, ये आपको कुल मिला के बता रहे। देखिए पुलिस हो गई, उसके अलावा अगर बात करें साथियों कानून व्यवस्था हो गई, जेल हो गई, ये सब राज्य सूची का ही विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों संवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। किस सूची के अंतर्गत? ये साथियों संवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताते हैं। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर जो पूछा गया सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो लक्षद्वीप आपको बताना है। अगर हम बात करें साथियों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी भी आपसे पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों कवरत्ती है। क्या? कवरत्ती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो यहाँ पर साथियों बोर्दो लिखा होना चाहिए। क्या? जो बोर्दो मिश्रण होता है ना, ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये मिलर डेट के द्वारा खोजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइए। सवाल कह रहे कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये साथियों वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्न में से कौन सा पूर्णतया जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो साथियों कौन सा पूर्णतया जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों ओरोबैंकी आपका जवाब हो जाएगा, ओरोबैंकी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अब कुछ करंट अफेयर के सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। तकरीबन 15 सवाल करंट अफेयर के होंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मैं कहूंगा नेपाल देश में अभी हाल फिलहाल में ही अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि 24 जनवरी को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था 24 जनवरी को। कौन सा बनाया गया था साथियों? 76वां बनाया गया
गया था। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप तो साथियों हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य कह रहे कि कौन धन लक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो किनकी बात चल रही है साथियों? पी सूर्यराज की बात चल रही है। पी सूर्यराज ही साथियों धन लक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जॉन रेडक्लिफ को किस देश के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका का जो खुफिया विभाग है इसका प्रमुख जो नियुक्त किया गया है वो जॉन रेडक्लिफ को किया गया है। ये भी बहुत क्वेश्चन शानदार था। अगला देखिए कह रहे जो नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य साथियों शीर्ष पर रहा है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा है। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों नई दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में ही इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किया गया है। अगला सवाल कहने के जो हथकरघा सम्मेलन है जिसका नाम मंथन है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन अगर बात करें तो इसका उद्घाटन भी नई दिल्ली में ही किया गया है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा यह जा रहा है कि कौन ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों जो नाइजीरिया है ये ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो साथियों किसने जीता है? इनका नाम है एन ये यंग और इन्होंने ही इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों इसका आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। कहां पर? कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों शपथ ली है? बताइए। चलिए तो यहां पर आपका जवाब क्या होना चाहिए साथियों ये आप लोग मुझे फटाफट बता दीजिए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों बॉम्बे हाईकोर्ट है तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आलोक आराधे जी बने हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? तो अमेरिका साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से साथियों अलग हुआ है। अगला देखिए कहा आपसे जा रहा है कि किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा चीन देश ने साथियों दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है चलिए तो ये साथियों नंबर सीरीज के सवाल आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ये साथियों 2 नहीं है, ये है आपको बताने की यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। मैं आपको लिखकर बता दें सबसे पहले 20 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 25 आ गया है, उसके बाद 34 आ गया और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि अगला नंबर क्या होगा और उसके बाद 75 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम कह सकते हैं कि 20 से 21 हुआ यानी कि 1 बड़ा है, 21 से 25 हुआ यानी कि 4 बड़ा है और 25 से 34 हुआ है तो 9 बड़ा है। तो यहाँ पर पता क्या बढ़ेगा? 25 बढ़ेगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 25 नहीं बल्कि 16 आना चाहिए। तो 16 यहाँ पर बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पर 25 बढ़ाएंगे। देखिए 34 और 16 साथियों कितना होता है? मैं कहूंगा 50 होता है। 50 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 75 आता है। तो इस प्रकार 50 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर अगर बात करें करके उस विकल्प का चयन करिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर 15 से 48 और उसके बाद 98 आया है, मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपको बताना है कि किस ऑप्शन में लगा है। ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या साथियों डी में। अब देखिए सबसे पहले हम ये तो पता कर ले कि आखिर इसमें लॉजिक लगा क्या है। आखिर इसमें लॉजिक लगा क्या है? तो 15 से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों 15 से 48 जो हुआ है मैं कहूंगा यहाँ पर 3 की गुणा कराई गई है और 3 जोड़ दिया गया है तो 48 बन जाएगा। अगर 48 से हम 98 बनाए तो मैं कहूंगा यहाँ पर 2 की गुणा की गई है 96 हो जाएगा और 2 जोड़ दिया गया तो 98 हो जाएगा। अब देखिए 24 तियां की अगर बात करें तो कितना होता है साथियों? 72 होता है। ठीक है तो 72 और 2 74 होता है, 3 हमें जोड़ना है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना 18 तियां की अगर बात करें तो 54 होता है, 4 इसमें जोड़ लाए तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 21 तियां कितने हो जाएंगे साथियों? एक तरीके से 21 तियां कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे। अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 66 बन जाएगा और अगर 66 पे साथियों हम 2 की गुणा करके 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो मैं कहूंगा 2 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो 134 आ जाएगा और वो देखिए 134 यहाँ पर है। यानी कि मैं कह सकता हूं जो लॉजिक यहाँ पर लगा था वही लॉजिक ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब इस सवाल को देखिए साथियों और मुझसे पहले अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। हर एक सवाल का जवाब आपको साथियों मुझसे पहले देना है, ये कोशिश करा करिए। तो यहाँ पर साथियों कह रहे हैं कि 10 से 109 बन गया है
तो उसी प्रकार 12 से साथियों क्या नंबर बन सकता है कुल मिला के, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। देखिए अगर हम 10 से क्या बनाए साथियों, अगर हम 109 बनाए तो सिंपल सा है, पहले 10 की गुणा 10 से कर लोगे 100 बन जाएगा, फिर उसमें 9 जोड़ देना। उसी प्रकार क्या इसमें भी साथियों 12 की गुणा हम 10 से कराएं तो 120 बन जाएगा, और उसके बाद 9 जोड़ दें उसमें तो कितना 129 बन जाएगा। देखिए जरा कि 129 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल साथियों, यहां से भी 2 से 3 सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। कह रहे कि सभी शहर गांव है, तो मान लीजिए ये क्या हो गया, सभी शहर हो गए, और ये सभी के सभी शहर क्या हो गए साथियों, ये सभी के सभी शहर गांव हो गए। और कह रहे कि कोई भी देश मान लीजिए देश ये हो गया, कोई भी देश शहर नहीं है, तो कोई भी देश शहर नहीं है और कोई भी एक तरीके से शहर देश नहीं है। तो अब यहाँ पर साथियों निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष है, ये कौन सा गलत है। कहने कि कोई भी देश गांव नहीं है, कोई भी देश गांव नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है, तो गलत हो जाएगा। कोई भी गांव शहर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में ये सारे वर्ड्स कैसे लिखे होते हैं। यानी कि सबसे पहले साथियों यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, और उसके बाद साथियों क्या आएगा, उसके बाद और उसके बाद क्या आएगा, कुल मिला के ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए SPE मतलब सभी में SPE लिखा हुआ है, यहाँ पर भी SPE, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और SPE यहाँ पर भी। अच्छा यहाँ पर A लिखा हुआ है, A सबसे पहले आता है तो 5 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। फिर देखिए C सभी में लिखा हुआ है और I भी सभी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर A लिखा हुआ है तो ये उसके बाद आ जाएगा। अब देखिए CI के बाद F पहले आएगा या CI के बाद साथियों E पहले आएगा। F यहाँ पर भी तो E पहले आता है, यानी कि 1 आ जाएगा। अब देखिए F यहाँ पर है, F यहाँ पर है, FY है, FI है, तो ये वाला पहले आएगा 4 और फिर उसके बाद 2 आएगा। तो 531 42 कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में 531 42 लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है, बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। यानी कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF, इन्होंने पारिवारिक फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया और इसके लिए एक बेड पर बैठ गए। ठीक है, तो जैसा जैसा कह रहा ना वैसा वैसा साथियों हम लोग करते जाएंगे। यानी कि डी के दाएं बैठा है बी, डी के दाएं बैठा है बी, ए जो है ना ये एफ और सी के बीच में बैठा है, ई एक छोर पर खड़ा है और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ई एक छोर पर खड़ा है और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ और डी के बगल में खड़ा होना चाहता है, मतलब एफ जो है ना डी के बगल में खड़ा होना चाहता है, तो ये खड़ा ही होगा। ठीक है, चलिए तो कहाँ से शुरुआत करें, देखिए जरा कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोग बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें, करें कि डी के दाएं कौन है, बी है, तो डी के दाएं कौन है, मान लीजिए डी अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो बी हमें यहाँ पर बनाना होगा। कहने के ए जो है ना, अच्छा देखिए डी बी कहीं और लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी के बगल में कौन खड़ा हुआ है, एफ खड़ा हुआ है, तो डी के बगल यानी कि यहाँ पर साथों एफ खड़ा होगा। अब देखिए एफ और सी के बीच में कौन है, ए है, यानी कि एफ और सी के बीच में कौन होगा साथियों, ए होगा। ये हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहने के डी के दाएं है बी, डी के दाएं है बी हो गया, ये भी हो चुका है। ई एक छोर पर खड़ा है, ई एक छोर पर खड़ा कर देंगे ए के बाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा मतलब ई जो होगा ना, ई यहाँ पर खड़ा होगा, एक हम इधर बढ़ा लेते हैं और साथियों एक हम इधर से क्या, एक हम इधर से साथियों कट कर देंगे। ठीक है, हटा दिया, क्योंकि इसमें कहा गया है ना कि ई एक छोर पर खड़ा है और ए के बाएं दूसरे स्थान पर, ए के बाएं दूसरे स्थान पर साथियों आएगा ई। तो कुल मिला के 6 लोग थे, 6 को आपने बैठा दिया। कहने के फोटो में बाएं से तीसरा कौन है, तो फोटो में ठीक है अगर बाएं से अगर बात करें तो तीसरा साथियों कौन हो जाएगा, 1 2 3 तीसरा ए हो जाएगा, यानी कि हमारा और आपका आंसर ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल जो कि आपकी साथियों स्क्रीन पर है। अनुज का वेतन मनोज के वेतन से 2 गुना है, रामाथन का वेतन विक्रम के वेतन का आधा है, मनोज का वेतन रामाथन के वेतन से 15,000 रुपए कम है। यदि अनुज का वेतन 20,000 है तो सभी 4 व्यक्तियों का वेतन कितना होगा। अब इस सवाल को पता साथियों कैसे करोगे, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि अनुज का वेतन कितना है, 20,000 है। अगर हम बात करते हैं साथियों अनुज का वेतन कितना है, अनुज का वेतन साथियों यहाँ पर 20,000 रुपए बताया गया है और जस्ट इसके ऊपर क्या है साथियों, अनुज का वेतन मनोज के वेतन से 2 गुना है, यानी कि तो मनोज का वेतन कितना होगा, अरे भाई मनोज के वेतन से 2 गुना है इसका वेतन, तो एक ही 10,000 तो होगा साथियों। क्या जो मनोज है, मनोज का वेतन कितना हो जाएगा साथियों, 10,000 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं कि रामाथन का वेतन विक्रम के वेतन का आधा है। अभी हमें विक्रम का वेतन नहीं पता चला, इसलिए इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद कहने के मनोज का वेतन रामाथन के वेतन से 15,000 रुपए कम है। तो जो मनोज का वेतन है साथियों, मनोज का वेतन
ये रामनाथन के वेतन से 15,000 रुपए कम है। तो अगर साथियों 15,000 रुपए कम है तो अगर इसमें 15,000 रुपए बढ़ाओगे तो 25,000 हो जाएगा। कितना? 25,000 हो जाएगा। और ये किसका वेतन होगा साथियों? ये रामनाथन का वेतन होगा। यानी कि 3 लोगों का वेतन अभी हमें पता चल गया और 4 लोगों का वेतन हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पर कहा गया था कि रामनाथन का वेतन जो है ना विक्रम के वेतन का आधा है। तो विक्रम के, ठीक है, विक्रम के वेतन का, एक सेकंड, जो रामनाथन का वेतन है ना विक्रम के वेतन का आधा है। विक्रम के वेतन का आधा है तो विक्रम का वेतन साथियों इसका डबल होगा। विक्रम का वेतन कितना होगा? 50,000 रुपए होगा। तो कुल मिला के 4 लोगों का वेतन हमें मालूम पड़ चुका है। इनको जोड़ दीजिए, 20,000, 10,000, 25,000 और 50,000। इन सभी को अगर जोड़ोगे तो ये 75,000 हो जाएगा। 75,000 हो जाएगा साथियों। 20,000 हो गया, 10,000 हो गया, 25,000 हो गया, ठीक है, और साथियों ये 50,000 हो गया। तो ये 75,000 हो जाएगा आपका। 75 और 30 कितने हो जाते हैं साथियों? 105 हो जाएंगे। यानी कि 1,05,000 यहाँ पर आपका निकल आएगा। और 1,05,000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसको मैं बड़ा कर दूं क्या? बड़ा कर दिया मैंने। अब आपको क्लियर दिख रहा है साथियों। और एक बार मैं और यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है 8, ये 8 लिखा है। ये कितना है? ये 12 लिखा हुआ है। ये साथियों 10 लिखा हुआ है। और ये 16 लिखा हुआ है। ये साथियों कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ और 11 है। और ये कितना है? ये 9 है। अब इसको साथियों आप कैसे कर पाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि उन महिला शिक्षिकाओं की संख्या कितनी होगी जो विवाहित नहीं है। अब देखिए विवाहित वाली ये है, महिलाएं ये हो गई, शिक्षिकाएं ये हो गई। मैं कहूंगा वो 11 संख्या एक ऐसी संख्या है जो महिला भी है, शिक्षिका भी है, शिक्षक भी है, लेकिन विवाहित नहीं है। तो 11 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। कहेंगे DECK को अगर EGFO लिखा जाता है तो FINDER को क्या लिखा जाएगा? ये कुल मिला के साथों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर D से साथों यहाँ पर E हो गया तो मैं कहूंगा 1 बड़ा है। E से यहाँ पर G हो गया है तो भी मैं कहूंगा साथों E से G हुआ है तो 1 घटेगा क्या साथियों? नहीं, 1 बढ़ेगा। ठीक है, DEF। अच्छा यहाँ पर 2 बड़ा है भाई साहब। D 4 पर होता है, E होता है 6 पर, तो 2 बड़ा है साथियों। ठीक है, और E के बाद क्या आता है? EFG 2 बड़ा है। और साथियों C की अगर बात करें फिर तो 3 बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, और K 11 पर होता है, O 15 पर होता है, 4 बढ़ गया है। तो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। टी के बाद ई, एक ही तो बढ़ेगा भाई साहब। मतलब कुल मिला के साथियों पहले 1 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 4 बड़ा, ऐसे होगा। अब इसमें भी साथियों क्या यही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। सबसे पहले एफ है तो एफ में 1 बढ़ाओगे तो जी आ जाएगा। आई 9 पर होता है, 2 बढ़ाओगे तो के आ जाएगा साथियों यहाँ पर। एन में 3 आपको बढ़ाना है तो 14 पर होता है, 15, 16, 17, यानी कि यहाँ पर साथियों क्यू आ जाएगा। ठीक है, और डी में 4 बढ़ाओगे तो साथियों एच आ जाएगा। अब ई में 5 बढ़ाओगे तो साथियों जे आ जाएगा। आर में 6 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों? यहाँ पर एक्स आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ठीक है, जी के क्यू एच जे एक्स, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आया उन सभी के लिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए साथियों 13 है, 30 है और 17 है। उसी के बाद साथियों 26 है और 42 है और क्या है साथियों 16 है और उसके बाद 39 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और 15, यानी कि इस खाली जगह में आपको बताना है कौन सा नंबर साथियों यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आपको बताना है, देखिए ये कैसे बना है, मतलब ये तिगड़ी ये तिगड़ी ये तिगड़ी कैसे बनी। अगर हम 13 और 17 को आपस में जोड़ दे तो मैं कहूंगा ये 30 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 26 और 16 को क्या अगर हम जोड़े तो देखिए जरा 6 6 12, हाँ बिल्कुल 42 मिल जाएगा। तो 39 और 15 को जोड़ दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 14 आ गया, 54 आ जाएगा। यानी कि 54 क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, 54 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया। अब उसके बाद देखिए इस सवाल का जवाब मुझे बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या यहाँ पर साथियों कहा गया है? यहाँ पर आपके लिए कहा गया है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त जो है ना, वृत्त साथियों ये सब्जियों को दर्शाता है। ठीक है भाई साहब, ये जो है ये आपका सब्जियों को दर्शा रहा है। ठीक है, कहने के त्रिभुज जो है ना जड़ों को बताता है। यानी कि त्रिभुज की अगर बात करें तो ये जड़ों को दर्शा रहा है। यानी कि त्रिभुज में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे जड़ हैं और सब्जियों सर्किल में जितने भी लेटर्स हैं वो सब्जी हैं। उसके बाद कहने के वर्ग कठोर मृदा वालों को जता रहा है। तो ये साथियों कठोर मृदा हो गए, कठोर मृदा हो गए। यहाँ से सवाल बनेगा, देखिएगा आयत जो है वो गर्मियों को निरूपित कर रहा है, गर्मी को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है? देखिए जड़ वाली सब्जी आपकी कौन हो जाएगी? जड़ वाली सब्जी आपकी ये हो जाएगी। ये जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं। मतलब गर्मी तो है, आयत में है, बिल्कुल गर्मी तो है, लेकिन कठोर मृदा में नहीं आना चाहिए। लेकिन कठोर मृदा में नहीं आना चाहिए तो मैं कहूंगा डी आपका आंसर हो जाएगा। और डी कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में ही है। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि साथियों यहाँ पर
सभी नीले सफेद हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके नीले हो गए, और सभी के सभी नीले क्या हो गए, सभी के नीले सफेद हो गए। कुछ सफेद स्लेटी हो गए, मान लीजिए इतने सफेद क्या हो गए साथियों, स्लेटी हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, करके सभी स्लेटी सफेद हैं। भाई साहब सभी स्लेटी सफेद नहीं है, कुछ स्लेटी सफेद हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी स्लेटी नीले भी नहीं है, यानी कि मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है। अब यहाँ पर अगर बात करें करके 5 मित्र हैं PQRST, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे, यानी कि एक पंक्ति होगी, इसमें 5 मित्र होंगे, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। और इन सभी का मुख की अगर बात करें तो साथियों दक्षिण दिशा की तरफ इनका मुख है। कहा क्या जा रहा है करके Q मध्य में है, तो साथियों Q मध्य में हो गया। उसके बाद करके P पश्चिमी सिरे पर बैठे, देखिए ये है आपका पूर्वी सिरा और ये है आपका पश्चिमी सिरा, यानी कि P यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। कहने के T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं। अच्छा Q के एक ही ओर बैठे हैं, मतलब टी आर जो है वो टी आर यहाँ पर बैठे होंगे। अब जरूर नहीं क्या पता आर इधर को बैठा हो, टी इधर को बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी ये हो गया, आर यहाँ पर बनेगा। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर साथियों टी आ जाएगा। अब बचा कौन साथियों, देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर टी हो गया, एस बचा, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि क्यू और पी के बीच में कौन है, तो क्यू और पी के बीच में कौन है साथियों, एस है, इसलिए एस क्या होगा, एस आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि भुवनेश्वर का जो संबंध ओडिशा से है, आइजोल का वो संबंध किससे होगा। जैसे कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो यहाँ पर अगर बात करें मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी। अगला देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों मैथ के कॉन्सेप्ट आपके सामने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी मैथ के सवालों को भी साथियों आप लोग देख लीजिए। क्या कहा गया है, यदि पी क्यू से, यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ साथियों, ये 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, 33 सही 1/3 लिखा हुआ है। पी क्यू से 33 सही 1/3% कमाता है, कम कमाता है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाएगा, ये कुल मिला के आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि 99 और 1 बल्कि 100 हो जाएगा। 100 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 100/3 साथियों, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। चलिए तो ये 100/3 हो गया, 100/3 हो गया। अब नीचे पता क्या आएगा, देखिए इतने प्रतिशत कम कमाता है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाएंगे, नीचे आएगा साथियों 100, ठीक है, 100 माइनस 100/3, मतलब नीचे डिफरेंस आएगा इनका, ठीक है। तो ये तो आ गया साथियों 100/3, नीचे क्या आ जाएगा, 300 की गुणा 100 से होगी, 300 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना साथियों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 200 हो जाएगा क्या, देखिए हाँ 200 यहाँ पर साथियों हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी सी बात साथियों आपको क्लियर हो गई, 100/3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें 100/3 हो गया, यहाँ पर अगर बात करें अब देखिए अब ये आपका 100/3 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और ये एक तरीके से साथियों क्या ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये अगर भाग में लाओगे तो आपको 200/3 ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर गुणा में लाओगे तो 3/200 आपको लिखना होगा, ठीक है। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 100/100 यहाँ पर साथियों 200 बचा हुआ है, 100/200 बचा हुआ है। तो अब साथियों इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने 100 से गुणा नहीं दी थी, वो गुणा देना चाहिए, तो यहाँ पर भी साथियों 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 50% आ जाएगा, यानी कि 50% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 4/25 है, उसके बाद कॉमा और 8/35 है, ठीक है। उसके बाद 22/40 है। इसका कहा जा रहा है कि आपको इसका मासा निकालना है। अगर ऐसे बटे वाले नंबर हो ना और मासा पूछा जाए तो ऊपर वाले नंबर का मासा होता है निकालना और नीचे वाले नंबर का लासा होता है। अगर यहाँ पर लासा लिखा होता तो ऊपर वाले नंबर का लासा निकालना होता और नीचे वाले नंबर का मासा निकालना होता। खैर यहाँ पर ऊपर वाले नंबर का हमें क्या निकालना है साथियों, मासा निकालना है। 4, 8 और 22 हो गया। देखिए 2 से अगर कट करें तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, इतना इतना हो गया। अब ये 2 से अलग कटेगा और फिर 11 से अलग कटेगा, यानी कि मासा कितना निकल कर आ गया है आपका। मासा की अगर बात करते साथियों 2 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया साथियों, 2 निकल कर आ गया है, ठीक है। और मासा इसका पूछा गया था, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसका लासा निकालेंगे, यानी कि 25 का, 35 का और साथियों 40 का, इसका लासा निकाल लीजिए। 5 से कट करें, क्या करें, 5 से कट करिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। अब ये पता क्या होगा, अब 5 से कटेगा, एक बार 7 से एक बार 8 से, तो 5 पंजे 25 और साथियों 7 अट्ठे 56, इन दोनों को गुणा करा लो और लिख दो। 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 6 दूना 12 और 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 0 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, यानी कि 1400 आ गया, तो बटे में 1400 हो जाएगा। अब ये 1/700 ही तो बचेगा और 1/700। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र कितनी थी, 24 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व पति और बच्चे की औसत उम्र साथियों 18 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान उम्र आपसे पूछी जा रही है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कह रहे कि पति पत्नी और बच्चे की साथियों क्या, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों पति प्लस पत्नी क्या
पति, पत्नी और साथियों बच्चे की अगर बात करें तो इनकी औसत उम्र कितनी बताई जा रही है। देखिए अगर हम इनकी आयु का योग जाने कि इनकी आयु वर्तमान समय में कितनी है या 5 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी थी, तो 24 की गुणा साथियों आप 3 से कर दीजिए। 24 कितना हो जाएगा साथियों, 72 हो जाएगा। अगर आपको वर्तमान उम्र चाहिए है ना, तो इसमें 5 जोड़िए, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की है, इसमें 5 जोड़िए और इसमें 5 जोड़िए, यानी कि इसमें टोटल 15 अगर आप जोड़ेंगे तो इन तीनों की वर्तमान उम्र आपको मालूम पड़ जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, 7 और 8 यानी कि 87 वर्ष इन तीनों की वर्तमान वर्तमान उम्र है अभी की। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की, क्या साथियों, पत्नी और बच्चे की उम्र कितनी है साथियों, 18 वर्ष है। अगर हम बात करें साथियों 18 दूना कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 36 वर्ष इनकी उम्र कब होगी साथियों, कब होगी, 6 वर्ष पहले होगी। अगर हम इसमें 6 वर्ष इधर जोड़ दें और 6 वर्ष साथियों इधर जोड़ दें, यानी कि अगर हम इसमें 12 वर्ष जोड़ दें तो हमें इनकी वर्तमान उम्र मालूम पड़ जाएगी। 8 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 48 वर्ष साथियों हो जाएगी। अब साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अब देखिए, अब अगर हमें देखिए पत्नी हो गई, पति की उम्र चाहिए ना, तो 87 में से आप 48 घटा दो, आपको मालूम पड़ जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। 7 में से ये साथियों 39 वर्ष आपकी जो होगी वो पति की उम्र आ जाएगी। ठीक है ना, ये चीज साथियों समझ गए आप? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है। अब यहाँ पर अगर बात करें करके, कोई फल विक्रेता 68 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है। ये बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद कह रहे हैं कि मतलब कोई फल विक्रेता 68 रुपए प्रति किलोग्राम फल बेचता है, ठीक है, जिससे उसे 15% की हानि होती है। प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचने पर उसे 10% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 10% का लाभ हो। देखिए जब 15% की हानि पर कोई चीज बेची जा रही है, यानी कि 85% में कोई चीज बेची जा रही है, तो वो 68 रुपए की बेची जा रही है। अगर आप 10% के लाभ से वो वस्तु बेचना चाहते हैं तो देखिए अगर 68/85 कर दोगे ना, तो ये 1% की वैल्यू निकलेगी। आप साथियों 110% का लाभ लेना चाहते हैं तो 110% में बेचना चाहते हैं, इसको साथियों 110% से आपको गुणा कराना है। तो अगर साथियों आप इनकी गुणा कराते हो, ठीक है, तो ठीक है मैं करा के देख लेता हूँ साथियों। 68 गुणा 110, 68 गुणा 110 और भाग किससे कर देते हैं, 85 कर दे, तो 88 रुपए आ जाएगा, यानी कि 88 रुपए पर साथियों उसको बेचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जिनका भी आंसर है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है करके, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य 10% की छूट देता है, यानी कि एक छूट तो देता है, उसके बाद एक छूट और देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 होता है तो अंकित मूल्य क्या, मान लीजिए अंकित मूल्य x है, इस अंकित मूल्य x पर उसने 14% की छूट दी, तो जब 14% की छूट देगा यानी कि वो उस वस्तु को 86% में बेचेगा, और उसके बाद 10% की और छूट दी तो 90% में बेचेगा। ये दोनों छूटें देने के बाद 3483 रुपए में साथियों वो वस्तु जाकर पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप साथियों क्या करा लीजिए, इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। x बराबर 3483 हो गया, गुणा आपका 100 गुणा 100 आ गया, बटे में आपके 86 गुणा 90 आ गए। अगर साथियों मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूं तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3483 हो गए, ठीक है, और गुणा इनकी हमने कर दी। उसके बाद अगर बात करें साथियों भाग, हम अगर बात करें तो एक काम करिए साथियों, यहाँ पर जो आया है ना वो कितना आया है, एक सेकंड कोई देर पहले इसकी करा लो, ठीक है। 86 गुणा 90 की, 86 गुणा 90 की अगर हम कराते हैं तो बटे में कितना आता है, 7740 आता है। ठीक है, अब साथियों इसको करा लो 3483 की अगर बात करें, 3483 0000 जोड़ दिया और भाग किससे देना है, 7740 से देना है, तो साथियों कितना आ रहा है, 4500 करके आ रहा है। तो 4500 साथियों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को